नमस्ते। ये वीडियो जो है ये स्टूडेंट्स में रिसर्च की अप्रोच को इंक्लकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिल्कुल ही स्टार्टिंग के लिए है ये वीडियो। नोविस जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए है जो रिसर्च करना चाहते हैं। सो रिसर्च होती क्या है? काफ़ी वाइड पर्सपेक्टिव है रिसर्च का। वैसे तो ये दो वर्ड से होना है, रिसर्च जो ऑलरेडी है उसको फिर से सर्च करना है विद इम्प्रूवमेंट्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या कुछ नया है। तो रिसर्च का मतलब है कि नई चीज़ों को जानना। आज तक जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं अभी डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो रिसर्च के ही रिजल्ट हैं। तो रिसर्च क्या है? फाइंडिंग द न्यू थिंग्स है। हमारे कई क्वेश्चंस होते हैं, उसको फॉर्मल तरीके से उसके आंसर ढूंढने हमने, और कई क्वेश्चन होते हैं उनको फर्दर सर्च करना, वो रिसर्च के पार्ट रहते हैं। रिसर्च का मतलब ये है कि आपने गो थ्रू करना है कि ऐसी चीज़ों से, वो भी ऑर्गेनाइज्ड और केयरफुल मेथड के साथ, ताकि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको। कुछ आप जो इंफॉर्मेशन है वो आप बुक से भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं, या आप एक रिसर्च मेथडोलॉजी के साथ के क्वेश्चनेयर कर सकते हैं। यदि इसमें कहें तो रिसर्च की कई टाइप्स होती हैं। यदि मैं बोलूं कि एक एक्शन रिसर्च है कि जो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं, जो कि इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि राइट नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हेल्पफुल कर रही है हमें। तो उसका इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे कर पाएँ, तो उसके थ्रू उन चीज़ों को जानना। रिसर्च वो भी है कि कुछ चीज़ें आपने ढूंढ ली हैं वो आपने शेयर करनी है। जो किसी की शेयर की हुई नॉलेज जो है उसको आपने देखना है अपनी रिसर्च को फर्दर करने के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है रिसर्च की? हम बात करें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यदि ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो जनरली रहता है कि आपके एनुअल जो सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम को आप कंप्लीट करते हो और कुछ कोर्सेज को स्किल करते हो और आप एक जॉब एक्वायर करते हो। पर रिसर्च का पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, चीज़ों को इफेक्टिवली समझना। ऐसा करने से आपकी डिग्री के साथ साथ आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री और वेरियस डिपार्टमेंट्स की ओर से रिकमेंडेशन है कि ये चीज़ें साथ में होनी चाहिए। एक करिकुलर एक्टिविटी रहती है हमारी जिसमें कि आप एकेडमिक्स को पढ़ते हो, वेरियस पेपर्स होते हैं तो उनको पढ़ते हो, पेपर देते हो, वैल्यूएट करती है यूनिवर्सिटी, इंटरनल असेसमेंट है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि यदि कोई रिसर्च वर्क करता है तो इंटरनल असेसमेंट का पार्ट वो होना चाहिए। ये ऑलरेडी रूसा के अंडर ऐसा था भी है और ये करना भी चाहिए। तो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट जो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट की रिसर्च के लिए ज़रूरी है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो जो बच्चे की एक थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, करंट सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। कि आजकल की जनरेशन, क्योंकि कह सकते हैं कि मोबाइल के कारण या कह सकते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन के कारण वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बड़ी इजी से एक्वायर कर लेते हैं, तो उनमें क्रिएटिविटी या आप कह सकते हैं कि इनोवेशन के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं। और एक बात कहें कि हम पूरे वर्ल्ड की सभी से यंगेस्ट कंट्री है, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे हैं, तो ऑब्वियसली यंगेस्ट भी हम ही हैं। बट यदि हम रिसर्च की बात करें, जब हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो काफ़ी पीछे हैं एज़ कंपेरिजन टू वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इवन कह सकते हैं चाइना के कंपैरिजन में भी। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एबिलिटी को ये इंक्रीज़ करता है। अभी तक हम बात करें किसी भी ग्रेजुएशन लेवल की, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी जो है ये है कि जो वो नहीं जो आपको एक करिकुलम में रहती है, ये वो है जो डे टू डे लाइफ के लिए कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, सोशल प्रॉब्लम है, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है। इसमें आपकी जो स्किल्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वो इम्प्रूव होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यहाँ पे ये रहता है कि आपका रिटन वर्क या ओरल प्रेजेंटेशन कैसे रहती है। बच्चे पढ़ते हैं, वो पेपर देते हैं, यहीं तक सीमित रहते हैं। यदि हम कहें कि किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी वर्कशॉप में, किसी सिंपोजियम में अपने रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे राइटअप पे करें, रिसर्च आर्टिकल जब पेपर के थ्रू करें, या किसी ब्लॉग पे पब्लिश करें, या आप पोस्टर प्रेजेंटेशन करें या ओरल प्रेजेंटेशन करें, तो उस कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव होने का ये मौका मिलता है। कॉलेजेस में कॉन्फ्रेंस होती हैं, डिबेट्स होते हैं, डिक्लामेशंस होते हैं, उनमें भी बच्चा इम्प्रूव करता है। बट इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे कि रिसर्च की हेल्प से आप इस चीज़ को करो।
और रिसर्च ये भी है कि आपकी जो करंट नॉलेज है उसको और डेप्थ में और वैरायटी ऑफ वे में एक्सपेंड करता है। राइट नो कई ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें चैट जीपीटी है, बार्ड है गूगल की, जो आपको सर्च करने के लिए आपका वो असिस्टेंट है, आप क्वेश्चन पूछते जाइए वो आंसर देते जाएंगे, आपकी नॉलेज ईजी से एक्सपेंड हो सकती थी। एक वक्त वो भी था कि जब आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ता, बुक्स पढ़नी पड़ती थी, बट अब भी वो करना चाहिए, बट कुछ बुक्स ऐसी होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स जिसके कि ऑनलाइन सोर्स नहीं है। बट आज के टाइम पे सारे का सारा जो है वो ऑनलाइन हो गया है, नहीं हुआ है, ये भी एक अलग से एक डिस्कशन है। तो इसको जानना भी ज़रूरी है कि कितना ऑनलाइन रहना चाहिए, कितना ऑफलाइन रहना चाहिए, वो भी एक फर्दर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को या किसी भी रिसर्चर को होनी चाहिए। इससे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, सो दैट कि आप प्रैक्टिकली चीज़ें जो करते हैं तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयबिलिटी को और इंक्रीज़ करता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सेल्फ रिलायंस भी बढ़ती है, अदर कोलैबोरेटिव वर्क की स्किल्स को भी बढ़ते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ होती है और पर्सनल ग्रोथ की इंक्रीज़ भी होती है। कि इंडिया है तो इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयबिलिटी, जॉब्स भी चाहिए, जॉब उन्हीं को मिलेगी जो स्किल्ड है। हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में चाइना पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वो कई ऐसे आइटम्स हमसे आगे है, बिकॉज वहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा आगे है। तो अभी रिसर्च का जो मेन अभी कॉन्सेप्ट चल रहा हुआ है वो है रिस्पॉन्सिबल एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें हम कितना कर पाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसर्च, जब भी आप कोई कंटेंट फाइंड करते हो तो उसको हमें रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर में प्रेजेंट करना होता है। तो जो रिसर्च पेपर है वो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड, रिटन और वेल रिसर्च वाला एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको किया होता है, स्टूडेंट ने फाइंडिंग की होती है, लिटरेचर को रिव्यू किया होता है। यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कोई आप एक रिसर्च का टाइटल लेते हो किसी भी एक चीज़ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ले लें, ये लिख लें द रोल ऑफ एआई इन हेल्थ केयर ले लें, तो इस पे कितना कितना काम कहाँ पे हो गया है उसके बारे में। यदि आप पुराने रिसर्च को देखना चाहते हो तो वो गूगल स्कॉलर पे आपको मिल जाएंगे इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स, और यदि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शोध गंगा है, उस पे मिल जाएंगे, तो उनको देख सकते हैं और उससे थ्रू आप पुराने लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं। ये जो रिसर्च पेपर है ये फंडामेंटल पार्ट होता है एकेडमिक साइंटिफिक कम्युनिकेशन का। जो भी आपने एकेडमिक या साइंटिफिक कम्युनिकेशन करनी है तो पूरे वर्ल्ड में एक तरीका है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, शेयर कर पाएँ। यदि हम बात करें गूगल की बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन 1998 में आया था, उसके पहले माइक्रोसॉफ्ट था। अब बात कहें कि 2018 तक ओपन एआई आया, ओपन एआई ने एक रिसर्च पेपर निकाला, और रिसर्च पेपर ये निकाला, इम्प्रूविंग द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बाय द जनरेटिव प्री ट्रेनिंग, यानी कि इम्प्रूविंग द लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बाय द जीपीटी। ये आर्टिकल ओपन एआई ने निकाला, और उसके बाद उसने GPT-1, GPT-2, GPT-3 और GPT-4 निकाल दिया, और गूगल का बार्ड और चैट जीपी दोनों कंपैरिजन में है। गूगल जो है उसका जेमिनी जो बैकएंड पे काम कर रहा है वो नेक्स्ट ईयर आएगा। आपको पता ही है कि चैट जीपीटी या ओपन एआई ने कोलैबोरेशन किसके साथ होगी, माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, और बिंग में आप किसी इमेज को भी क्रिएट कर सकते हो, पर गूगल बार्ड की हेल्प से वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो इम्प्रूवमेंट में है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने भी एक आर्टिकल ही दिया था, ओपन एआई ने एक पेपर ही दिया था जिसका टाइटल था इम्प्रूविंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बाई चैट जीपीटी। तो उससे देखो कि आज चैट जीपीटी को किस तरीके से हम देख पाते हैं। कैसे लिखें रिसर्च पेपर को, तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, ऑर्गेनाइज तरीका होता है। ये आप अंडर द गाइडेंस ऑफ गाइड ही कर सकते हैं, या आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, पर गाइड इज़ इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो गाइड करें। सबसे पहले असाइनमेंट है, पर्टिकुलर टॉपिक होता है। जैसे मैं टॉपिक की बात करूँ, अभी जो बोल रहा था इम्प्रूविंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बाय जीपीटी, ये एक रिसर्च टॉपिक था किसका, ओपन एआई का, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, चैट जीपीटी बन गया। ओके, और चैट जीपीटी इम्प्रूव हो गया। उसके बाद ये ऑब्वियसली जब उन्होंने वो रिसर्च पेपर लिखा हुआ, आप फाइंड कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, ये अवेलेबल होता है। तो पहले स्टडी किया हो, प्रिलिमिनरी स्टडी, जो प्रिलिमिनरी स्टडी का मतलब है कि लिटरेचर को रिव्यू करना है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, गूगल स्कॉलर या शोध गंगा पे। और डेवलप ए थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है कि थीसिस वो कि आपको पूरा रिसर्च वर्क
A to Z जो आपने किया हुआ है, और उसके बाद थीसिस बनने के बाद आपका पेपर आउटलाइन होगा। पेपर 5 से 10 पेज 15 पेज का होता है, और जो थीसिस है वो आपकी 100, 150, 200, 300 पेजेस ऐसे हो सकती है। और उसकी प्रोसेस लगातार चेंज होती रहती है। फर्स्ट ड्राफ्ट आता है, रिवाइज होता है, एडिट होता है, और जो भी आपने काम किया हो वो साइटेड होना चाहिए। आपने कहीं से कोई पैराग्राफ, आपने कोई सेंटेंस लिया है, वर्ड लिया है, इंफॉर्मेशन ली है, ग्राफ लिया है, इमेज लिया है, उसका साइटेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि कहाँ से लिया हो। उसके लिखने के जो तरीके हैं वो एक पेपर राइटिंग स्कीम के साथ होते हैं। इस वीडियो के एंड में उसको समझेंगे हम, और उसके बाद फाइनल सबमिटेड होती है चीज़ें। रिसर्च जो है, आइडेंटिफाई रिसर्च एरिया, डिज़ाइन रिसर्च स्टडी कैसे करना है, फिर सर्च करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं रिजल्ट को, और उसके बाद पब्लिश कर देते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम तो इसी सर्कलों को ऐसे ही कंटिन्यूटी में हम रखते हैं। अब ऐसे ही एक रिसर्च के टॉपिक को ले लेते हैं हम, जिसका टाइटल है इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन, रोल ऑफ आईसीटी एंड एआई। यदि ये टाइटल है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका टॉपिक है रिसर्च का, तो इसको आप कैसे कैरी आउट करोगे? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है, आईसीटी क्या है, एआई क्या है, एआई के करंट ट्रेंड्स क्या हैं, और ये डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया में कैसे हुई है। यदि डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आईसी आया था। अच्छा, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। इससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब कि अभी आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप किसी चेयर पे बैठे होंगे, प्लास्टिक की वो चेयर है, तो ये रेवोल्यूशन इंडस्ट्री का था। एक ज़माने में जो गाड़ियाँ थीं वो मतलब इंडस्ट्री उसकी सेटअप हुई, और वेरियस शिफ्ट में लोग काम करते थे। फोर्ड जैसी स्टार्टिंग में मशीनें आई थी तो वो शिफ्ट सिस्टम चला था, उससे पहले शिफ्ट नहीं होती थी। इंडस्ट्री आई, लार्ज स्केल पे चीज़ें बनने लगी, तो वो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन थी। और पास में चले जाओ तो एक वक्त ये भी था कि आग का आविष्कार हुआ, एक वक्त वो था पहिए का आविष्कार हुआ, एक वक्त वो था कि जो मेटेलिक मटेरियल यूज़ होने लगे वेपन्स के लिए, एक वक्त वो था जब कृषि का हुआ, पहले लोग ऐसे घूमते थे। वैसे ही आप बात करें कि कंप्यूटर की जनरेशन में थर्ड जनरेशन में आईसी आया था 1970 या 60 के बीच में, इंटीग्रेटेड चिप्स। तो उसकी रेवोल्यूशन का, डिजिटल रेवोल्यूशन का मतलब कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की, कि कंप्यूटर कैसे कैसे इंप्रूव हुई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे हुई, स्टोरेज कैसे इंप्रूव हुई जिसको फ्लैश मेमोरी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, टिम बर्नर्स-ली ने 1992 की तकरीब के वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, इंटरनेट को यूज़ करना आसान हो गया। और उसके बाद आसान होते होते विंडोज़ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, विंडो 95 आ गया। और जब विंडो 95 आया तो उसके बाद वर्ल्ड गूगल आ गया, गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन से और ग्रोथ बढ़ी, और 2005 के करीब ये सोशल मीडिया साइट्स वेब आ गई, जिसको कि ट्विटर कहते हैं या फेसबुक है, जो दूसरी साइट्स आ गई। पैरेलल चलते चलते गए, जब सुंदर पिचई गूगल के साथ जुड़ गया तो इन्होंने क्रोम बनाया, एंड्रॉयड बनाया, ऐप्स चल पड़ी। और पैरेलली करते करते कि 2018 तक हम कहें कि हमारे पास एआई आ गया। एआई का जो स्टार्ट था वो गूगल ने ही किया था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, बट ओपन एआई ने इसको, जब इस पेपर को रिप्रेजेंट किया, कि इस पेपर को जो बोल रहा हूँ मैं, इंप्रूविंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बाय जीपीटी, जब ये किया, यहाँ पे जीपीटी का जो मतलब है दैट इज ए जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसलेटर, जो कि लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन आज तक हुई है। तो ये ग्राफ पिक्चर जो है एआई द्वारा क्रिएटेड ही है। इसमें कुछ बताया गया था किस बीच से मूव कर रहे हैं, कहाँ से मूव कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसे होते थे, लोग साइकिल पे जाते थे, टाइम बदला, मोबाइल आए, कंप्यूटर, रेडियोस, मोबाइल छोटे होते गए आज मोबाइल में आप बोलोगे जिस मोबाइल पे मे भी आप देख रहे हैं उसकी रैम ही 4 GB या 8 GB होगी, और आपके जो कंप्यूटर है वो उनकी भी रैम 4 GB होती है। तो देखो कंपैरिजन किस तरीके से। और आने वाले टाइम में और ये बदलेगा, हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस बदलेंगी, हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के तरीके बदलेंगे। इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे आईसीटी का मतलब है कि वो हार्डवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए। फुल फॉर्म इसकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वैसी बेसिक है। तो इंडिया में ये कैसे हार्डवेयर आया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हम जो पैरेलल चले हैं यूएसए के पैरेलल ही चले हैं, क्योंकि जब इंटरनेट आया, जो सॉफ्टवेयर्स आए, उसके जो जनक हैं, उसको बनाने वाले जो हैं वो अमेरिकन्स, बाद में मैक्सिमम इंडियंस हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वहाँ पे एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, और कई ऐसे हार्डवेयर को भी डेवलप करते हैं और जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो आईसीटी का मतलब ये है कि क्रिएट करना है, स्टोर करना है, ट्रांसमिट करना है, शेयर करना है, एक्सचेंज करना है इन्फॉर्मेशन को।
दैट इज द थिंग। और डे बाय डे हम क्या अब ये भी कह सकते हैं हम कि अभी एक कुछ मिनटों में ही इतना डाटा क्रिएट होता है जो कि गूगल ने कई सालों में एक्वायर किया हुआ है, क्योंकि एवरीबॉडी क्या है वो उस तरीके से डाटा को शेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, कई प्लेटफॉर्म पे उसको कर रहे हैं। और डाटा जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस अर्थ पर। आपको पता होगा कि एक टिक टैक टो था, वो किसका था? चाइना का था। हमारी बहुत सी इंफॉर्मेशन, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, कहाँ जा रहे थे? चाइना पे। तो इंडिया ने उसको बैन कर दिया, हमारा डाटा वहाँ पे ना जाए। तो वो सारी चीज़ें क्या है हमारा वहाँ ना जाए। अभी भी हम जो करते हैं वो जा रहे हैं। अब मैं बात की थी रिसर्च पेपर की, तो बच्चे जो रिसर्च पेपर होता है किसी स्टाइल के अकॉर्डिंग लिखा जाए। स्टाइल का सिंपल सा मतलब है जो आपने लिखना है, MS वर्ड पर लिखना है या कहीं गूगल डॉक पर लिखना है, उसका पेज फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, आपके मार्जिन क्या होना चाहिए। तो इसमें वर्ल्ड में कई ऐसी कुछ मेन कॉमन स्कीम्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। एक स्कीम है APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एक स्कीम है MLA, एक स्कीम है AMA और एक स्कीम है IEEE। IEEE वाली स्कीम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए जनरली होती है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, क्या मार्जिन है, क्या तरीके हैं लिखने के। जैसे ये IEEE के अकॉर्डिंग है, इसमें 2 कॉलम वाला है, इसमें ये अब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मतलब एक रिसर्च पेपर का वो पार्ट होता है जो उसको कंक्लूड करता है। यदि आपने कॉन्फ्रेंस के लिए अपने रिसर्च पेपर को भेजना है, तो वो जो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसमें आपका अब्स्ट्रैक्ट ही आता है, उसके साथ उसके कीवर्ड्स होते हैं। तो ये रिसर्च के बारे में था, रिसर्च पेपर को लिखने के बारे में था। ये बड़ी छोटी सी स्टार्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है। ये प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम तो नहीं कह सकता मैं, लर्निंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको आप प्रॉब्लम कह लीजिए, जहाँ पे आपको गाइड की ज़रूरत पड़ती है। यदि मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ, मैं आल्सो एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो आई विल प्रोवाइड हेल्प यू। बट इसके लिए आपको अपने गाइड के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वही आपको गाइड कर पाएंगे इसमें। या आप इसको अपने एंड पे ऑनलाइन गूगल असिस्टेंट यानी कि बार्ड से, ChatGPT से और कई चीज़ों से आप फाइंड कर सकते हैं। और भी कई मेथड्स हैं ऐसे। यदि हम बात करें AI की, तो AI क्या है? ये कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है जिसमें कि मशीन जो है ह्यूमंस के इंटेलेक्चुअल की तरह काम करती है, ऐसी कोशिश होती जा रही है। अभी करंट ट्रेंड जो है कि AI की इस यूज़ कहाँ करना है, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में। कहने का मतलब क्या है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी जो लाइफ है वो एंड जो इस स्पीसीज़ का होता है, वो आप बोल सकते हैं कि 70, 80, 90 इस एज में होता है। उससे पहले किसी एक बीमारी के कारण आप चले जाते हो, जब ऐसे हो जाता है, उस परिवार के लिए काफ़ी दुख का कारण रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए स्पीसीज़ और सभी हम जो जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, उनका मानना ये है कि उसकी हेल्थ ठीक रहे। और हेल्थ जल्दी ठीक रहे वो कैसे रहेगी? यदि आप एजुकेटेड प्रॉपर वे से होंगे। और एजुकेशन में एक अलग से बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे रिसर्च का पार्ट है। और एग्रीकल्चर में जो हम खाते हैं, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। वो क्या खाएंगे? कहने का मतलब जो दूध मिल रहा है क्या बिल्कुल वो सही है? क्या हम जो सब्जी ले रहे हैं मार्केट से क्या वो बिल्कुल सही है? क्या उसमें पेस्टिसाइड डले हैं? कितने पेस्टिसाइड डले हैं? कितने उसमें फर्टिलाइजर डले हैं? फर्टिलाइजर की क्या लिमिट क्रॉस तो नहीं होगी? यदि ये सभी चीज़ें हैं तो क्या होगा? हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। हेल्थ पे हमें सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं, हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है, डायग्नोज प्रॉपर नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा बीमारी क्या, हम ऐसे ही मर जा रहे हैं। और यदि पता भी है तो उसको क्यूर करने के लिए, ठीक करने के लिए बड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। यदि हमने अपना असिस्टेंट बना लिया है, दोस्त बना लिया है AI को, तो इन फील्ड में कैसे अप्लाई करें? वो एक ज़रूरत है, पूरे वर्ल्ड की है, इंडिया की भी है। इसके तहत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी साल से क्या है, स्कूल लेवल तक, 8वीं से लेके 12वीं तक, 8 to 12th तक, ऐसे कुछ काम शुरू कर दिए हैं। और डिपार्टमेंट का नाम है YUVAI। उसने कृषि, आरोग्य, शिक्षा, पर्यावरण, परिवहन, ग्रामीण विकास, स्मार्ट सिटी के AI, विधि या न्याय, उसके लिए AI कैसे इफ़ेक्टिव वे से हेल्प कर सकती है, वो इन क्लासेस के लिए बच्चों की क्रिएटिविटी जानने के लिए उनको प्रोवाइड किया है कि वो समझें कि कृषि में कैसे हो सकता है। कृषि में कहने का मतलब खेतीबाड़ी करनी है हमने, कि ऐसी खेतीबाड़ी जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो बट नेचुरल तरीके से हो। बीज कहाँ से आए,
आपको टाइमली एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए कि पानी उसको मिले या ना मिले, कब केयर करनी, किन बीमारियों के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उन सभी की जानकारी किसान को मिल पाए, क्योंकि किसान अपने एक्सपीरियंस से करता है। और यदि इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। वैसे नॉलेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऐसी कई फील्ड्स हैं। तो ये डिपार्टमेंट बनाया है, तो इस डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट भी है बहुत ही, मोदी गवर्नमेंट बहुत ही इसमें ज़्यादा अटेंटिव है, और पूरे वर्ल्ड में हम एआई पे वर्कआउट करने वाले लीडिंग कंट्री में है। चाइना ने ये वाला काम बड़े ही पहले शुरू कर दिया था। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक GPA कहते हैं हम, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टार्टिंग में कम इसके मेंबर थे, राइट नाउ 29 मेंबर्स हैं इसके। और इसकी जो समिट है वो पिछले कल ही स्टार्ट हुई है 5 बजे। नरेंद्र मोदी जी ने उसमें भाषण दिया, मतलब इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया है कि हर एक की हेल्प करने के लिए होना चाहिए, और AI के फ़ायदे और नुकसान को भी देखना चाहिए, और किस फील्ड में, हर एक फील्ड में कैसे काम कर पाए। इंडिया के हर एक पर्सन को इस पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और स्ट्रेस दिया गया रिस्पॉन्सिबल AI को। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल है, हमारे एथिक्स, हमारी वैल्यू के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम नॉलेजेबल होते जाएं, हमारे एथिक्स और वैल्यूज़ उसमें अटैच ही ना हो पाए। ऐसे समाज को भी इंडिया में हम देखना नहीं चाहते हैं, बिकॉज हमारी वैल्यूज़ और हमारा एथिक्स साथ में ज़रूर रहने चाहिए। और ये वो है यूथ फॉर द उन्नति एंड विकास विद AI 8th to 12th के लिए, जहाँ पे AI एप्लीकेशन बच्चों की हेल्प कर रही है। कई क्लस्टर बने हैं, कि ऐसे टीचर अपॉइंट हुए हैं कि उनको इनोवेटिव आइडिया जो हैं वो गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, सो दैट कि वो समझे। तो ये पूरी वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि हमें रिसर्च करनी है, रिसर्च कैसे होती है, रिसर्च पब्लिश कैसे होती है, उसके तरीके क्या हैं। कुछ टॉपिक भी आपको असाइन किए, बताए कि उन पे काम कर सकते हैं। इन पे पूरा इंडिया जो 8 से +2 तक जो स्कूल है उस पे काम कर रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको भी इन पे काम करना चाहिए, सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, और AI को एक पॉजिटिव सेंस में हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। So by doing so, this is the end of दिस वीडियो। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी, यदि आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप शेयर करिए। यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।